हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पहले बहुत रेयर देखने को मिलता था। अब तो सीबीआई एपीपी के अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, या फिर छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं लॉ ऑफिसर्स के उसके अंदर भी आता है। बहुत छोटा सा एक्ट है, वैसे तो नेट के एग्ज़ाम में भी आता है, कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये एनवायरमेंट पूरा एक एक्ट होता है जिसके अंदर वाटर भी होता है, एयर भी होता है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी होता है। तो ये सिंगल जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो है 1986 का है। टोटल चैप्टर्स के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शन सिर्फ 26 हैं। इस पे जो सिग्नेचर हुआ है वो हुआ है 23 मई को और इसका कमेंसमेंट हुआ है 19 नवंबर को। तो 23 मई को सिग्नेचर हुआ मई में और नवंबर में आके कमेंसमेंट हो गया। इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया में कब से है? 1986 से, जब से बना ये होल ऑफ इंडिया में है। तो इस एनवायरमेंट एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों आई और ये कहाँ से निकल के आया, तो आइए बताते हैं। ये एनवायरमेंटल एक्ट आया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल नंबर 48A और आर्टिकल नंबर 51A का जी। ये 48A 42nd अमेंडमेंट से आया और ये भी 42nd अमेंडमेंट से आया। तो स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट पॉलिसीज बनाएगी। क्या कहा? स्टेट पॉलिसीज बनाएगी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। नंबर 1, हम सबकी ड्यूटी है कि जो एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, हम उसको खराब ना करें, गंदा ना करें। तो ये हम सबकी ड्यूटी है। और तीसरा, एक अच्छा शुद्ध एनवायरनमेंट प्राप्त करना हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ है? तो लिखो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इट्स मीन ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें कहाँ से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। और बिना एक प्योर एनवायरनमेंट के हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्योर एनवायरनमेंट चाहिए। उसके लिए 3 लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता को भी, सरकार को भी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी। क्योंकि जब जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविज़न बनाएगा तब सरकार काम करेगी और सरकार जब डंडा मारेगी तो हम लोग जो है काम करेंगे। वैसे तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन हम लोग ही करते हैं। बड़े बड़े कारखाने ले लो, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ले लो, तो हमारे पास सोर्सेज हैं कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन हम नहीं करते। हमें लगता है वो नहीं कर रहा मैं क्यों, वो नहीं कर रहा मैं क्यों, और उसके चक्कर में पूरा एनवायरनमेंट खराब। लेकिन वो ऊपर वाला अपना आप मैनेज करता है। पूरे एनवायरनमेंट को प्रूफ है ना, प्योरीफाई करने के लिए कोरोना आया और 15-14 दिन तक सब अपने घर के अंदर थे, बाहर कुछ नहीं चला। यानी उस 14 दिन के अंदर, उस 15 दिन के अंदर जो एनवायरनमेंट हुआ शुद्ध, उतनी प्योर ऑक्सीजन जो हमने कभी नहीं देखी होगी वो थी। तो जब भगवान को प्योरीफाई करना तो वो अपने आप कर लेता है। हर 100 साल बाद आते हैं और खुद से ही 100 साल करके बढ़िया पृथ्वी को प्योर कर लेते हैं। चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी, जैसा सभी कानून है वैसा ये कानून है। निकाल लीजिए, इसी के साथ इसके डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी, जो बात करता है सेक्शन 1 to 2। सेक्शन 1 कहता मैं हूँ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट। और सेक्शन नंबर 2 कहता है कि मैं हूँ आपकी डेफिनेशन क्लोज। 2 का 1 कहता मैं एनवायरमेंट हूँ। 2 का B कहता मैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करता हूँ। 2 का 3 कहता है कि एनवायरमेंटल, 2 का B कहता मैं एनवायरमेंटल पॉल्यूएंट की बात करता हूँ, कौन करता है ना पॉल्यूशन, कौन फैलाता है। और C कहता मैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात करता हूँ। A कहता फंड आएगा, जो फंड इसको क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए काम आता है, इसको प्योरीफाई करने के लिए काम आता है। और D कहता है हैंडलिंग, किसी पदार्थ के संबंध हाथ लाना, कि किस तरह से आप जो है उनकी पैकेजिंग करते हैं, उनको स्टोरेज करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बारे में बात करता है। और जो E है वो है हजार्डियस सब्सटेंस। ये हजार्डियस सब्सटेंस आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये परिसंकट में पदार्थ कोई नया बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने टॉर्ट पढ़ा था तो टॉर्ट के अंदर आपने पढ़ा था राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, यानी आपने पढ़ा था स्टिक लाइबिलिटी का सिद्धांत। ठीक वैसे आपने पढ़ा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि किसकी बात करता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की। तो ये जो हम लोग एनवायरनमेंट अभी पढ़ रहे हैं ये बहुत सालों से चला आ रहा है और टॉर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है और जो ब्रिटेन से लिया गया है। और वहाँ पे आपको हर वो मुद्दा मिलेगा जो हमें लाइफ में जीने के लिए चाहिए, और ये हमारे ह्यूमन राइट्स भी हैं। ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारा क्या है, ह्यूमन राइट्स भी हैं। फिर आता है के पास 2 का F कहता है मैं ऑक्यूपायर हूँ। ऑक्यूपायर कौन माना जाएगा? हु इज़ ऑक्यूपायर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो ऑक्यूपायर वो है जो भी खाने चलाता है और जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है तो हम उसी को लायबल ठहराते हैं, वो आता है ऑक्यूपायर, और जो कंट्रोल करने की पावर रखता है। और ठीक है, फिर आता है G कहता मैं हूँ आपका प्रिस्क्राइब्ड। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी, जो बात करता है 1 to 2। चैप्टर 2 कहता है जनरल पावर ऑफ द
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 3 to 6 याद हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, काम करेगी, भैया एनवायरनमेंट की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम तो है ही है। सेक्शन 3 कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति होगी, वो अपने लिए काम करेगा। और इसका बेस्ट है हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा आता है आपके पास सेक्शन नंबर 4 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पार्ट्स ऑफ द फंक्शन, कौन कौन ऑफिसर्स होंगे जो कि यहाँ एनवायरनमेंट को लेकर काम करेंगे। 5 कहता है पार्ट टू गिव डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी पर्सन्स को। और 5A कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो अपील कहाँ होगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एक अपीलेट अथॉरिटी होती है जहाँ पे अपील की जा सकती है। और 6 कहता है पर्यावरण प्रदूषण को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाएंगे, रूल टू रेगुलेट एनवायरमेंट पॉल्यूशन, कौन बनाएगा इस रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, गजट नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगी। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रिलिमिनरी 1 to 2, चैप्टर 2 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्ट 3 to 6। चैप्टर नंबर 3 कहता है आपका प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबिटमेंट ऑफ द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, 7 से लगा के 15F तक है। तो कहता है आपके पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करेंगे, नियंत्रण करेंगे, उसका उपशमन करेंगे। सेवन कहते हैं उद्योग चलाना, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषण को उत्सर्जन और नियंत्रण न होने की दशा में कैसे प्रोसीजर दिया जाएगा। 8 का रहता है परिसंकट में पदार्थ को हथलाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय का पालन किया जाना। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आपके पास जो भी वेस्ट सब्सटेंस है या हजार्डियस सब्सटेंस है उसको किस तरह से आपको व्यवस्थित करना, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। तो उस जिससे पॉल्यूशन ना हो उस सब्सटेंस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। 9 कहता है कुछ मैटर में प्राधिकरण और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना, आपको टाइम टू टाइम जो है बताना पड़ेगा, चीज़ों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और 10 कहता है कि आपके एंटर किया जा सकता है, इंस्पेक्शन किया जाता है और प्रोसीजर वैसे फॉलो होगा, एंटर करना, इंस्पेक्शन करना, वहाँ पे सीज करना, सीजर करना, जो भी थिंग्स है जो गलत है वो उठा के ले जा सकते हैं। 11 कहता है सब सैंपल लिए जाएंगे, नमूने लेने की शक्ति और उसके संदर्भ की जनरल प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। यहाँ पर जब बात करते हैं सेक्शन 11 की उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हो गए 2023 में, तो अगर किसी के पास पुराना बैरेक्ट है तो नया खरीद लेना। 2023 में एनवायरनमेंट एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो CBI APP की जो तैयारी कर रहा है, छत्तीसगढ़ ADG का जो एग्जाम दे रहा है, नेट का जो एग्जाम दे रहा है, कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम दे रहा है, तो अपना नया बैरेक्ट लेकर आ जाइए। 12 कहता है सब एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज होगी। 13 कहता है गवर्नमेंट एनालिसिस रखेंगे। 13 कहता है गवर्नमेंट एनालिसिस की जो रिपोर्ट होगी वो एविडेंस पे पढ़ी जाएगी। और 14 कहता है सेक्शन नंबर 14A कहता है सेक्शन 7 to 8 का वॉयलेशन करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और 14B कहता है सेक्शन 9, 10 और 11 का वॉयलेशन करोगे तो उसके लिए अलग से पेनल्टी दी जाएगी। 15 कहता है कि अधिनियम, नियम, आदेश, निर्देशों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति दी जाएगी, जो कि दी जाएगी आपको। और 15A कहता है ऑफेंस बाय कंपनीज की बात करता है। कंपनीज के लिए शास्ति दी जाएगी, कंपनी के लिए 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, 15 लाख रुपए तक हो सकता है। यही बहुत सारे चेंजेस 2023 में जो पहले नहीं थे। 15B के तहत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा वॉयलेशन के लिए शास्ति दी जाएगी। 15C कहता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बुला के लेकर आओ, वो काम करेगा। 15D कहता है अपील कहाँ की जाएगी, वही ट्रिब्यूनल जो हमने अभी बात की थी, राष्ट्रीय हरित अधिनियम के तहत आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। 15E कहता है शास्ति की रकम का पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा किया जाएगी। यहाँ पे जो भी पेनल्टीज इम्पोज की जाएगी, जैसे हम पढ़ते हैं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहाँ जो फाइन इम्पोज करते हो, फाइन जो है विक्टिम के क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट के लिए हम फाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर आता है 15F कहता है ऑफेंस फॉर फेलियर टू पे पेनल्टी और एडिशनल पेनल्टी। अगर अब यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगती है क्योंकि क्रिमिनल एक्ट तो है नहीं, लेकिन अगर आपने उस पेनल्टी को देने में डिसओबे किया तो आपके ऊपर क्या होगा, ऑर्डर का डिसओबे करने के लिए फिर से आपके ऊपर पनिशमेंट दिया जा सकेगा। देन आता है चैप्टर 3A। चैप्टर 3A जो है वो हमारे 2023 में जोड़ा गया, जो एनवायरमेंट के फंड से रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी 1 to 2, चैप्टर नंबर 2 कहता है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पार होगी 3 to 6। चैप्टर 3 कहता है कि इसको क्या करेंगे, इसको प्रिवेंशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसका अबेटमेंट करेंगे ताकि उसको खत्म किया जाए, उपशमन किया जाएगा। जो बात करता है आपके पास सेक्शन नंबर 7 से लेकर 15F तक। और देन आता है चैप्टर 3A जो बात करता है फंड, अकाउंट एंड ऑडिट 16 से 17। 16 कहता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड लाया जाएगा। ये फंड जो है यूज़ किया जाएगा। ये फंड कहाँ जमा होगा, सब सेक्शन 2 के तहत फंड, सब सेक्शन 3 के तहत कहाँ इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हम पढ़ते हैं NDPS सेक्शन नंबर 7A और 7B चैप्टर 2A दिया हुआ है, वहाँ पर भी फंड सबमिट होता है। वो फंड जो होता है जो NDPS के एडिक्टेड पर्सन होते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। ठीक वैसे यहाँ पे एनवायरमेंट का जो फंड है वो कहाँ का यूज़ करेंगे। 16A कहता है अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ फंड किया जाएगा। और 16B कहता है इसकी एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ से आपके कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते 16A और B से, बट 16 से बनता है।
चैप्टर 4 के तहत मैं हूँ मिसलेनियस। सेक्शन 18 एक कॉमन सेक्शन है। गुड फेथ में की गई प्रोसीडिंग, जो भी ऑफिस है यहाँ पे गुड फेथ में प्रोसीडिंग करेंगे उन पर कोई तरह का केस नहीं किया जाएगा। 19 के तहत ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? सिर्फ कंप्लेंट फाइल होगी, इसमें FIR नहीं होगी। ठीक है, याद रखिए इसमें कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो आपके आसपास कोई एनवायरनमेंट को अगर पोल्यूट कर रहा है तो कंप्लेंट फाइल होती है। ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास जाकर, अथॉरिटी के पास जाकर। 20 के तहत जानकारी रिपोर्ट विवरण दी जाएगी। 21 कहता है कि यहाँ पे जो काम करेगा वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है IPC सेक्शन 21, इसको चेंज कर देना, इसको लिख देना भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन नंबर 2 का क्लोज 28, 2 का 28 हो जाएगा। 22 कहता है बार ऑफ जुडिक्शन इट्स मीन सिविल कोर्ट इसमें कोई तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे तो मैं बता दूं आपको, सिविल कोर्ट पब्लिक न्यूसेंस के मैटर पर सेक्शन नंबर 91 CPC में पब्लिक न्यूसेंस के लिए जो आता है, लेकिन यहाँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है। एनवायरमेंट को गंदा करने की बात जब आती है तो वहाँ पर जो है आपके क्या होगा, केस फाइल सिविल कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। 23 पावर टू डेलीगेट, बिल्कुल यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। और देन आता है 24 कहता है इफेक्ट ऑफ अदर लॉस, अन्य विधियों का इफेक्ट होगा। क्या होगा? दोनों लॉ साथ साथ चलेंगे। ये लॉ अपनी जगह चलेगा, दूसरा लॉ इसके साथ जुड़ जाएगा, दोनों अल्टरनेटिव यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जब कभी पनिशमेंट की बात आती है या कुछ तो ग्रेविटी देखी जाएगी, और जब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो ये प्रिवेल करेगा, क्योंकि दिस इज अ स्पेशल लॉ। 25 कहता है रूल्स बनाएंगे। 25 कहता है मैं रूल्स बनाऊंगी। और 26 कहता है इस एक्ट के दिन बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा। कितने दिन के अंदर रखा जाएगा? विदिन 30 डेज में रखा जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों के क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल लॉ है। एनवायरमेंटल लॉ का ये तो जस्ट एक ओवरव्यू क्लास था। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसकी जो डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो प्री और मेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों के फाउंडेशन बैच चलते हैं सुबह से शाम तक। क्लास सूर्य नदी यूनिक लॉ क्लासेस एक कोचिंग सेंटर जो राजस्थान जोधपुर में एस्टैब्लिश है। और इससे रिलेटेड आपको क्लास ज्वाइन करने से रिलेटेड या केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग का रिलेटेड आपको चाहिए, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ओह शिट।